हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस उसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड किया हुआ है और इसमें हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है। वैसे मैं आपको समझाऊंगा, उसके अंदर 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। कल 17 फरवरी 2026 को आपका पेपर है और बीएससी वालों के 10 मार्च 2026 को पेपर है, उनके लिए भी। और जिसके भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ये विशेष तौर पर एमजीएस यूनिवर्सिटी या फिर कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसके अगर एनवायरमेंटल स्टडीज़ लगती है कंपलसरी में, तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को पढ़ लो बस। ये 2 मैंने आपके लिए क्लास लगाई है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलो तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, हॉर्नेबिल पत्रिका का प्रकाशन निम्न के द्वारा होता है? CSE नई दिल्ली, CE अहमदाबाद, WWF नई दिल्ली, BNHS मुंबई। तो इसमें आपका जो हॉर्नेबिल पत्रिका है उसका प्रकाशन BNHS मुंबई के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री साकोन अवस्थित है। इसको जो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री उसको साकोन कहते हैं, वो कहाँ है? पुणे में है, कोयम्बटूर में है, चेन्नई में है या फिर त्रिची में है? तो यह कोयम्बटूर में है। दूसरे का हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन, डाइवर्सिटी ऑफ लाइन पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई है। कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइन पुस्तक है उसका लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है, राल्फ इमर्सन है, ईओ विल्सन है या फिर जॉन मूर है? तो इसका लेखक है ईओ विल्सन। ऑप्शन इज सी करेक्ट। चौथा क्वेश्चन, फॉल ऑफ स्पैरो निम्न में से किसकी आत्मकथा है? कि जो फॉल ऑफ स्पैरो है वो किसके? ये तो बहुत सिंपल है, सलीम अली की जो है वो फॉल ऑफ स्पैरो उनकी आत्मकथा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय वकील है? कि कौन सा एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय वकील है इनमें से? MC मेहता, MS स्वामीनाथन, अनिल अग्रवाल, मेगा पाटकर। हमको पूछा है पर्यावरणीय वकील, तो वकील है MC मेहता। तो पांचों का ए ऑप्शन इज करेक्ट। छठा, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? क्या जो कावेरी जल विवाद है वो कौन से 2 राज्यों के बीच है? तो वह कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच है। सातवां क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध निम्न नदी पर है। कि जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा विकास का जनक माना जाता है? कि जो परमाणु ऊर्जा विकास है उसका जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी भाभा, राजा रमन्ना, शेखर बेसु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा विकास का जनक एक को ही माना जाता है, वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं या फिर ये सभी? तो इसका ऑप्शन इज डी करेक्ट होगा। इन सभी में जो थोरियम के भंडार है वो पाए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? भोपाल, थार, कच्छ का रण, लद्दाख। अरे यार, थार कहाँ से ठंडा हो जाएगा? भोपाल ठंडा कैसे होगा जब लद्दाख दे रखा है? तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। लाल सागर निम्न में से किस संरचना का एक उदाहरण है? क्या जो लाल सागर है ना वो इनमें से कौन सी संरचना का उदाहरण है, ये हमको पूछा है। तो 11वीं का ए हो जाएगा भ्रंश। 12वां क्वेश्चन, कौन सा मौसम का तत्व है जो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ने पर सदैव कम होता है? कि कौन सा ऐसा मौसम का तत्व वायुमंडल में, जब वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वो सदैव कम होता है? तो वायुमंडल में ऊपर की तरफ चढ़ने पर जो दाब है वो सदैव ही कम होगा। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से हटाने का कार्य करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से हटाने की, तो पहला ऑप्शन यह है प्रकाश संश्लेषण। 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक जीव द्वारा घेरी गई जगह तथा उस जीव की समुदाय में कार्य की भूमिका वर्णित करता है? 14वें का ए ऑप्शन होगा वास, बी होगा संक्रमिका, सी है पारिस्थितिक निकेत, डी है आवेश क्षेत्र। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक जीव द्वारा घेरी गई जगह था उस जीव की समुदाय में कार्य की भूमिका वर्णित करता है? तो इसका
पारिस्थितिक निकेत है वो राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, अगेरिकस, नोस्टोक, स्पाइरोगोरा, इनमें से कोई नहीं। तो जो नोस्टोक है इसे हम जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 15वें का बी और 14वें का हो जाएगा सी। 16वां क्वेश्चन क्या है, भारत के कुछ स्थानों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पीने के पानी में पाया जाता है, कि भारत में ऐसा कौन सा मतलब स्थान है जहाँ पर ये प्रदूषक है वो पानी में पीने में पाया जाता है। आर्सेनिक भी पाया जाता है, फ्लोराइड भी पाया जाता है, ये दांत खराब हो जाते हैं इससे, और यूरेनियम भी पाया जाता है, ये सभी। तो इसमें 16वें का डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से 17वां क्वेश्चन क्या चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव परागण कारक होते हैं, परागण कारक कौन से जीव होते हैं, मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी, ये सभी। तो इसमें क्या है, परागण कारक तो चमगादड़ भी होता है, मधुमक्खी भी होता है और पक्षी भी होता है। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट होगा। 17वें का डी, रेड डाटा पुस्तक में रेड डाटा बुक में सूचियाँ सम्मिलित है। ये क्वेश्चन तो मुझे पता है आप में किसी का गलत नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर आपको बच्चों क्या कहना, नहीं कहना चाहिए, पास नहीं हो पाओगे। यार इस क्वेश्चन को तो आपने कितनी बार पढ़ लिया होगा। तो इसमें दुर्लभ प्रजातियों की, लुप्तप्राय प्रजातियों की, सी दोनों ए व बी दी। तो इसमें सी होगा, दोनों ए व बी दोनों ऑप्शन। लुप्तप्राय प्रजातियों की और दुर्लभ प्रजातियों की इसमें सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। और लास्ट में आप क्या है कमेंट करना कि आपके जो पढ़ा है उसमें से आपने 100 क्वेश्चन में बताऊं इनमें से कि आपके द्वारा कितने क्वेश्चन है वो सही हुए और कितने गलत हुए। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है और आपकी तैयारी किस हिसाब से। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है, और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं सभी, लगभग 100 का इसमें 100 पेपर होगा, 100 नंबर का ये क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से अपने को 50 नंबर का ये पेपर होगा, अर्थात एक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। और पास होने के लिए हमें इसमें 18 नंबर, याद रखना 18 नंबर चाहिए और क्वेश्चन 36 चाहिए। अर्थात जो बच्चा 100 में से 36 क्वेश्चन, और हम टारगेट अब लेकर चलेंगे 100 में से 40 प्लस, जो बच्चा सही करके आ गया वो मतलब पास है। 40 का टारगेट लेकर चलोगे तो आप 36 के पास पहुँचोगे। तो अब इस पेपर को आप कर रहे हो तो इस पेपर में आपके 60 या फिर 50 प्लस हो रहे हैं तो आप पास हो, क्योंकि पेपर का लेवल क्या पता MGSU हार्ड बना दे, क्या पता सरल बना दे। सरल बना दे तो अपनी मजा ही है। हम देखो हम उस स्थिति को लेकर चलेंगे जिसमें हम लोग पेपर बहुत कठिन आता है, और इस कठिन की दृष्टि से हम चलेंगे। तो इसमें अगर इस पेपर में हम 50 प्लस कर रहे हैं तो हम उस पेपर में जो MGSU का 17 तारीख को या फिर 10 मार्च को होगा या फिर आगे जो भी पेपर होंगे उसमें हम क्लियर तौर से पास कर देंगे। तो 19वां क्वेश्चन नहीं कराया, माफ कीजिएगा। किस संगठन द्वारा रेड डाटा बुक को अनुरक्षित किया जाता है, कि कौन सा ऐसा संगठन है उसके द्वारा रेड डाटा बुक को अनुरक्षित किया जाता है। तो IUCN है ना, उसके द्वारा इसको रक्षित किया जाता है। IUCN का पूरा नाम कमेंट में बताओ आप, किस किस को IUCN का पूरा नाम को पता है। 20वां, किस देश से रेड डाटा बुक का उद्भव हुआ है। अमेरिका से हुआ है, रूस से हुआ है, नाइजीरिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये तो हो ही नहीं सकते, अमेरिका दे रखा है तो आपको ये तो पता होगा। रेड डाटा बुक का मतलब रेड डाटा बुक में क्या क्या है, रेड डाटा बुक का कब संचालन शुरू हुआ, इसमें सबसे पहले कहाँ से हुआ और इसमें क्या क्या है इसकी, ये तो मतलब रेड डाटा बुक के बारे में तो पूरा पढ़ लेना। क्वेश्चन 3-4 तो पक्के मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो 20वें का हो जाएगा ए। 21वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्णी शब्द का विस्तारित रूप सही है। IPC इंटरनेशनल, मतलब IPC की फुल फॉर्म बतानी है। IPCC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज होती है, या रूप सही पूछा है इसने, गलत नहीं पूछा है, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं होती है। और IPC के इंटरनेशनल पैनल फॉर, नहीं ये भी नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, ऊपर करके देखते हैं। सी में क्या है, IUCN। ये देखो आपसे मैंने अभी पूछा था IUCN की फुल फॉर्म क्या है और इसने फुल फॉर्म दे दी। देखते हैं इसने सही लिखा गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, एकदम सही है। तो हमको जब ये सही है तो ये तो होगी नहीं, तो ये भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और इन तीनों की आप फुल फॉर्म याद कर, चारों की, तीनों, एक की तो आपको याद होगी और इन तीनों की भी याद कर लेना। 21वें में क्या था, निम्न से कौन से परिवहन शब्द का विस्तारित रूप सही है। तो इसमें IUCN ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट, वाहनों का धुआं, वनों की कटाई और उद्योगों का धुआं। तो जो प्रदूषण है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है,
तो प्राकृतिक स्रोत, वाहनों को धुआं, ये प्राकृतिक थोड़ी है। वनों की कटाई, वनों क्या प्राकृतिक थोड़ी है, हम इंसान करते हैं। हम इंसान आज लालच के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ये तो प्रकृति कुछ नहीं करेगी। और उद्योगों का धुआं, उद्योग भी, इसमें भी प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, मानव का हाथ है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए बचता है ज्वालामुखी विस्फोट। जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो प्राकृतिक कारणों से होते हैं। और ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर जिसने भूगोल ले रखी है उसमें ज्वालामुखी टॉपिक लगता होगा। हाँ, और जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में भूगोल ले रखी हो तो वहाँ पर मूंगा, चट्टाने, पर्वल्य, ये सब क्वेश्चन उसमें लगती हैं। 23वां क्या है, मूंगा चट्टाने पाई जाती है सुंदरवन में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, इन सभी में पाई जाती है भाई, याद रखना। 24वां है, लाइकेन कौन से सहजीवी समता को दर्शाते हैं? जीवाणु व कवक, शैवाल व जीवाणु, शैवाल व कवक, और कवक व मांस। तो 24वें का हो जाएगा सी, 24वें का होगा सी। और आप कई सोच रहे होंगे यार सर तो पेपर को कठिन बता रहे हैं, सर में जो क्वेश्चन लिए वो तो वो बहुत कठिन है, क्या पता पेपर में सरल आ जाए, तो हम इतने क्वेश्चन कठिन क्यों पढ़े? अरे ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले साल के जो पेपर है उन्हीं में से उठाए गए हैं। उन्हीं में से जो इम्पोर्टेड क्वेश्चन थे ना, जिस 500 क्वेश्चन है तो उन्हीं में से 100 क्वेश्चन आपको बताने होंगे इम्पोर्टेड, तो आप उन्हीं में से छांटोगे ना, तो ये वही है। मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ये उन्हीं क्वेश्चनों को हैं। हमने पार्ट फर्स्ट की भी क्लास लगाई है, उसमें भी 100 क्वेश्चन कराए हैं, और उसके अंदर में जैसे आपको बता रहा था तो 200 हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर बताते हैं 200-300, और इस प्रकार इसमें हो जाएंगे। ये 2 क्लासें लगा देना, आपके 36 नंबर आराम से बन जाएंगे। और हम जैसे ही आपका कल पेपर होगा पर्यावरण अध्ययन का 17 तारीख को आपका जो पेपर है वो 12 बजे जैसे ही ख़त्म होगा, उसकी आंसर की आपके पास सबसे पहले हम ही लेकर आएंगे। सबसे पहले जो आंसर की आएगी वो हमारे चैनल सुमित चौधरी सांगटिया पर आएगी। तो इसमें हो गया था कि लाइकेन कौन से सहजीवी समूह को दर्शाते हैं? शैवाल व कवक है उसको दर्शाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले हमारे पास हमारे द्वारा ही आपको आंसर की है वो प्रदान की जाएगी और तुरंत आ जाएगी। जैसे अगर 12 बजे पेपर ख़त्म होगा तो 12:30 से लेकर 12:50 के बीच में आपको आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि पेपर आएगा हमारे पास, उसकी वीडियो बनाने में टाइम लगता है और अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। तो आंसर की पता नहीं बहुत कुछ आ जाएंगे आंसर की, पर जो ऑथेंटिक आएगी ना एकदम ऑथेंटिक, कि उस आंसर की का मतलब एमजीएस का जो पेपर है उसका एकदम पूरा निचोड़ निकाल देंगे कि आज उस पेपर में क्या कौन से क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी हो जाता है जो एग्जाम सेटर होते हैं वो भी तो मानव होते हैं, उनसे कोई एक या फिर 2 क्वेश्चन होते हैं जो मतलब इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो ऑप्शन मैच नहीं करते हैं या फिर उसमें 2 ऑप्शन है वो मिस मैच कर जाते हैं। तो फिर उसका भी आपको बताया जाएगा कि इसमें यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड कर सकेगी और क्या होगी इसका क्वेश्चन, वो आपका बोनस मिलेगा। ये पूरा मतलब उस पेपर का निचोड़ कर दिया जाएगा। तो हम 25वें क्वेश्चन देखते हैं कि सक्रिय रासायनिक दवा रेजरपाइन को प्राप्त किया जाता है। ये इनमें भी मोस्ट है, सक्रिय रासायनिक दवा रेजरपाइन, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। राउवुल्फिया है ना, राउवुल्फिया से प्राप्त किया। ये तो क्वेश्चन आपको रट जाना चाहिए, इतना बार पढ़ा होगा आपने। 25वें का डी। 26वां, बायोगैस निर्माण मुख्यतः कौन से सिद्धांत पर आधारित है? कि जो बायोगैस निर्माण है वो मुख्यतः कौन से सिद्धांत पर आधारित है? अवायवीय अपघटन, सड़न, वायवीय अपघटन, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये नहीं होगा, वायवीय अपघटन पर थोड़ी आधारित है यार, क्या बात कर रहे हो। 26वें का तो अवायवीय अपघटन है। जो बायोगैस निर्माण है वो मुख्यतः अवायवीय अपघटन पर आधारित होता है। 27वां क्या है? SNG पूछा है इसने, कहीं ऐसे मत पढ़ देना कि CNG क्या करता है एग्जामिनर, ऐसा ऑप्शन दे देता है SNG और फिर नीचे लिखता है इनमें से कोई नहीं, और हम जल्दी में SNG को CNG पढ़ लेते हैं। फिर हम सोचते हैं यार CNG का ये तो सिल्वर नाइट्रोजन ये तो हो गया नहीं CNG का, और इनमें से कोई नहीं कर देते हैं। अरे भाई उसने आपको SNG दिया है ना कि CNG दिया है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये चीज़ें आपको इसी क्लास में समझाई जाएगी। इसमें हम आपको ये आंसर बता कर नहीं चले जाएंगे एग्जाम को किस तरीके से हैंडल करना है, उसमें क्या क्या करना है, और क्वेश्चन को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ना है। क्या बच्चे करते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं कभी, और कभी जहाँ नहीं होता है वो पढ़ देते हैं, सत्य है सत्य है वो नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे SNG की जगह CNG पढ़ देंगे। तो एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपके ऊपर एक तो प्रेशर होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है तो पूरा कि आपको ये क्वेश्चन करने होंगे, और आप एक सोचते हो कि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगता है कंपलसरी में,
तो उसमें ओमार आएगी, तो आपके दिमाग में ये प्रेशर भी होगा कि ओमार में कैसे भरना होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ओमार में किस प्रकार से टिक करनी होंगे। तो और आपके पास सबसे मेन 2 घंटे ही होते हैं, आपको 4 घंटे दे दें ये क्वेश्चन आप, मैं कह रहा हूँ 36 प्लस क्या 70 प्लस ले आओगे, क्योंकि आप उसमें सोच कर उसको एक दूसरे से लिंक करके कनेक्टेड करके उसका आंसर निकाल लोगे। पर वहाँ पर तो आपके 2 घंटे होंगे, और इन 2 घंटों में जो बाजी मार जाएगा वो उस पेपर को कर देगा। हाँ, 27वां है, SNG का अभिप्राय है, सिल्वर नाइट्रोजन गैस नहीं है, सिस्टमेटिक नेचुरल गैस, सिंथेटिक नेचुरल गैस। 27वें का होगा सिंथेटिक नेचुरल गैस। और कभी कभार क्या है, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट कराया था उसमें 98वां क्वेश्चन था, या फिर शायद तक 98वां था, CPCB का पूरा नाम, वो क्या गलती से उसमें ऑप्शन ए पर क्लिक हो गया था, उसका ऑप्शन राइट बी होगा। वहाँ पर किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर का CPCB का ऑप्शन है वो बी राइट होगा। हाँ, तो उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने उस क्वेश्चन को देखा था कि मैंने गलत बताया दिया या फिर गलती से हो गया, तो उसका ऑप्शन ए नहीं होगा राइट, उसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन क्या है वो या तो गलती से मिसमैच हो जाता है, या फिर क्या हम कभी कभार ध्यान है ना वो कहीं और होता है, मतलब हम पढ़ाते रहते हैं और उसके उसके CPCB है, इसका हमको फुल फॉर्म है, उसके इसके अंदर जो पूरा क्या है उससे दिमाग कनेक्टेड हो जाता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या बताया गया पूरा विस्तारित रूप, तो वो क्या कभी कभी गलत भी बताया जा सकता है, और कभी कभी क्या गलती से टिक हो जाता है और फ्लो में निकल जाता है। तो आप क्या है उस में नीचे कमेंट कर दिया, क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं, कितना याद रखेंगे। ऐसे तो नहीं है कोई कंप्यूटर है जो मतलब आते ही आपको ऐसे ऐसे बता देंगे पूरा याद होगा। 100 क्वेश्चन आपको जब कराते हैं तो एक से या फिर 2 क्वेश्चन गलती से गलत भी हो जाते हैं, और कभी कभी उस चीज़ का पता भी नहीं होता है, मतलब ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में कि इसका ये राइट होगा ये राइट होगा, फिर हम इसको ये सोचते हैं। तो इस हिसाब से अगर मेरे सामने कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि इसमें दोनों में से कोई हो, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा कि इसमें से ये हो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। और कभी कभी क्या गलती से भी क्लिक नहीं हो जाता है तो टिक लग जाता है, तो आप वो कमेंट कर दिया करो। तो उस बच्ची था या फिर जो भी बच्चा था भाई था, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कमेंट किया था 98वां क्वेश्चन। थैंक्स टू गुड़िया एंड गुड़ा। मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं वो बच्ची थी या फिर लड़का था। क्या अच्छा क्या 28वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय है। कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एक तो आप ये याद रखो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986। अभी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था ना आपका आगे होगा, उसमें क्या है एलिमेंट्री कंप्यूटर लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्किप मत करने की कोशिश, उसमें एलिमेंट्री कंप्यूटर है वो लगता है। एग्जामिनर में कहता हूँ ना इतना चालाक होता है, उसने क्या किया, जैसे आपके पेज आते हैं उसने लगभग 4 या फिर 5 पेज क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि आईटी एक्ट कब बना, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। उसमें ऑप्शन दे रखे थे 2000 2001 2020 ऐसे, और फिर आगे जाकर उसने क्या कर दिया कि IT एक्ट 2000 की फुल फॉर्म क्या है, समझ रहे हो। IT एक्ट 2000 है, 2000 की फुल फॉर्म क्या है, उसे फुल फॉर्म बताओ। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन बना, क्या बना, मतलब अगर आप ढंग से पेपर को देखोगे ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो में से एग्जामिनर क्या करता है 4 से 5 क्वेश्चनों के जवाब ना आंसर वो उसी पेपर में दे देता है, 4 से 5 के तो उसी में दे देता है। इस प्रकार एलिमेंट्री कंप्यूटर का पेपर हुआ था। आपका कोई भाई और बहन है थर्ड सेमेस्टर में तो आप उससे ये पूछना। और उसकी आंसर की भी हमने सबसे पहले कराई थी ऑथेंटिक, उसमें बच्चों में बहुत बहुत नंबर मिल रहे थे 60 और 88 तक उसमें अभी टॉप है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में डी 4 अध्याय है। 29वां, अम्लीय वर्षा निम्न के कारण होती है, मृदा की पीएच बढ़ना, मृदा की पीएच घटना, मृदा की पीएच नहीं बदलना, मृदा की उड़ता बढ़ना, नहीं ये नहीं होगा। अम्लीय वर्षा पूछा है, अम्ल पीएच मान हम जानते हैं 7 से ज़्यादा होते हैं किसी का, और किसी का 7 से कम होता है। जब पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, और ज़्यादा हो जाता है तो वो क्षार की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें मृदा की पीएच घटना ऑप्शन आ जाएगा 29वें का बी। ओह रुको 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 रुको, अब सही है, आपके लिए जूम कर दिया। 30वां, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम
नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? क्या जो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण है वो कब अधिनियमित हुआ और कब लागू हुआ? तो 30वां क्वेश्चन है 1981 में। ये ऑप्शन ही दे रखा है, 1981 में है यह अधिनियम बना। भारत का इक्को मार्क है, क्या जो भारत का है वो इक्को मार्क कौन है? सूर्य है, मिट्टी का घड़ा। इक्को मार्क मिट्टी का घड़ा 31वां का बी। प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य भाग है, जो प्रकाश रासायनिक धुंध है उसका मुख्य भाग कौन सा है? तो बी NOx। 33वां क्वेश्चन, मर्दीय का अर्थ है, जूम क्यों नहीं हो रहा है? मर्दीय का अर्थ है मिट्टी से संबंधित, वायु से संबंधित, जल से संबंधित या फिर सूर्य से संबंधित। मर्दीय पूछा है मिट्टी। अब जो बच्चा ये क्वेश्चन भी गलत कर देगा कि मर्दीय और उसने ऑप्शन में लिख रखा है मिट्टी, तो फिर भाई यार वो कैसे पास होगा? तो मर्दीय का संबंध मिट्टी से है। 34वां, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रति 1000 पर कुल जन्मों की संख्या कहलाती है। ये प्रति 1000 है उस पर कुल जन्मों की संख्या क्या कहलाती है? वृद्धि दर कहलाती है, धारण दर कहलाती है, प्रजनन दर कहलाती है या फिर शोधित जन्म दर कहलाती है। प्रति 1000 पर इसने कुल जन्मों की संख्या पूछा है, तो कुल जन्मों की संख्या है वो डी अशोधित जन्म दर कहलाती है। 36वां, समान जन्म दर व मृत्यु दर के कारण सुनिश्चित जनसंख्या वृद्धि का होना कहलाता है। तो प्रतिस्थापन स्तर। तो सिंपल क्वेश्चन था। शोर को मापने की इकाई है, शोर को मापने की इकाई 37वें का डी डेसिबल। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि 2 क्वेश्चन है ना वो एक साथ में हो जाए इस प्रकार। 1 सेकंड बच्चों। हाँ, डिस्पोजल गिलास व प्लेट बनी होती है। ये जो डिस्पोजल गिलास व प्लेट है वो किस से बनी होती है? पॉली विनाइल क्लोराइड की, पॉली प्रोपाइलिन की, पॉलीस्टाइरिन की या फिर डी पॉली विलाइन एल्कोहल की। डिस्पोजल गिलास व प्लेट पूछा है ना इसने, तो इसने ऑप्शन दे रखा है ना पॉलीस्टाइरिन की। 38वें का सी हो जाएगा। 39वां, ठोस कणों से बने एरोसोल जो कि दहन प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। ठोस कणों से बने एरोसोल जो कि दहन प्रक्रिया से, दहन धुआं, तो 39वें का ए धुआं हो जाएगा। धुआं कर देना भाई कल के पेपर में, आपको देख लो ये बात है। 40वें का विषाक्त की सांद्रता का संपोषण स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ना कहलाता है। विषाक्त की सांद्रता का संपोषण स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ना क्या कहलाता है? तो जैविक आवर्तन कहलाता है। 41वां, गर्म पानी को सीधा नदियों में छोड़ना क्या कहलाता है? ये भी आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी में लगता है और ये तो बहुत सरल है यार। गर्म पानी को सीधा नदियों में छोड़ना क्या कहलाता है? 41वें का बी उष्मीय प्रदूषण कहलाता है। उष्मीय अर्थात गर्म प्रदूषण। 42वां, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। जो वाहनों से निकलने वाले धुएं है ना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस है ना वो यही है साइलेंट किलर। ये वह इस एपिसोड मत देखा करो, पढ़ लिया करो बच्चों, कुछ पेपर के वक्त पढ़ लिया करो। उपचारित जल को क्या मिलाकर कीटाणु रहित किया जा सकता है? जो उपचारित जल है उसको में क्या मिलाकर कीटाणु रहित किया जा सकता है? तो उपचारित जल, ये पार्ट फर्स्ट में भी आया था और पार्ट सेकंड में भी मैंने डाल दिया, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। उपचारित जल मतलब कोई जल है उसको उपचारित करने के लिए क्या मिलाकर कीटाणु रहित, मतलब कोई जल खराब हो उसको हम कीटाणु रहित किससे कर सकते हैं? तो क्लोरीन Cl, क्लोरीन से कर सकते हैं भाई। 43वें का डी। किसी भी खाद्य श्रृंखला का वास्तविक अंत कहाँ होता है? कि कोई खाद्य श्रृंखला होती है उसका वास्तविक अंत कहाँ होता है? तो 44वें का डी अपघटक यहाँ होता है। ये तो भाई शुरुआती है, ये माफ कीजिए, ये शुरुआती नहीं है, शुरुआती उत्पादक है, उत्पादक, और ये द्वितीय स्तर पे आते हैं और ये लास्ट आ जाएगा अपघटक। 44वें का डी। जिराक अनुक्रमण में कौन अग्रणी प्रजातीय कार्य करता है? जिराक, ये मोस्ट का भी मोस्ट है।
जुराक अनुक्रम में कौन अग्रणी प्रजाति का कार्य करता है? तो 45वें का लाइकेन, ए लाइकेन हो जाएगा, जुराक अनुक्रम में लाइकेन। 46वां पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्थायी समुदाय कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम तथा स्थायी समुदाय कौन सा है? तो 46वें का ऑप्शन हमको क्या क्या दे रखे हैं? अग्रणी प्रजाति दे रखा है, शीर्य प्रजाति दे रखा है, चरम प्रजाति दे रखा है, मांसाहारी ये नहीं होगा, चरम प्रजाति, शीर्य प्रजाति। 46वें का सी ऑप्शन होगा, चरम प्रजाति होगा बच्चों। पारिस्थितिक अनुक्रम में उसमें अंतिम तथा स्थायी समुदाय है वो चरम प्रजाति है। स्वस्थानीय संरक्षण विधि कौन सी है? स्वस्थानीय जो मतलब स्वस्थानीय मतलब किसी की मतलब जो चीज़ है उसके अंदर ही उसको संरक्षित करना। स्वस्थानीय संरक्षण विधि की कौन सी नहीं है? देखो मैंने भी गलत पढ़ लिया होगा, मैं अभी उसमें हाँ कौन सा है वो बता देता, कौन सी नहीं है। तो 47वें का नहीं है पूछा है ना, तो चिड़ियाघर कहाँ है रे? चिड़ियाघर तो अलग से बनाया जाता है, मतलब जैसे शेर और बाघ रहते हैं ना जैसे कोई जंगल में, तो उसी को मतलब कर दें, उसी जैसे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान हुए ना, उसको इन सिटू कहते हैं, नहीं वो इन सिटू नहीं, बाह्य स्थानीय कहते हैं, बाह्य स्थानीय। और स्वस्थानीय मतलब अरे यार देखो मैंने गलत बता दिया होगा सही तक आपको। इसमें पूछा है कि स्वस्थानीय संरक्षण विधि कौन सी नहीं है? स्वस्थानीय की संरक्षण विधि कौन सी नहीं है? चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर में अपन क्या करते हैं कि ऐसे जगह चुन लिया अपने को और यहाँ पर हम चिड़ियाघर बना देते हैं, उसमें विभिन्न पशु पक्षियाँ ये सब ले आते हैं। ये मतलब ये उसकी जगह में नहीं हुई, बल्कि जैव आरक्षित क्षेत्र है ये, उस जो जहाँ शेर, जंगली जानवर, चीता ये सब रहते हैं उसी की जगह में किया जाता है, ये भी उसी की जगह में किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यान भी उसी की जगह में किया जाता है। तो इसकी कौन सी नहीं है, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, अर्थात बाह्य स्थानीय कौन सी है, ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया, बाह्य स्थानीय कौन सी है। तो इसमें चिड़ियाघर राइट होगा। 48वां शाकाहारी को और किस नाम से जाना जाता है? कि जो शाकाहारी है उसको और किस नाम से जाना जाता है? शाकाहारी को मैंने आपको बताया था प्रथम स्तर उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। 3 उपभोक्ता स्तर होते हैं, पहले उत्पादक होता है, फिर अपघटक भी हम लास्ट में देते हैं, लास्ट में चरम में उपघटक होता है, वैसे लास्ट में प्रजाति वो चरम प्रजाति होती है। 48वें का बी। 49वां एक खाद्य जाल का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। खाद्य जाल का पूछा इसने, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो खाद्य जाल का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, तो इसका ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा, सूर्य। तो भाई खाद्य जाल का प्राथमिक स्रोत तो सूर्य ही होगा। कहेंगे प्राथमिक ऊर्जा, यार सभी लोग ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा सूर्य भगवान, वही देंगे। तो 49वें का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 50वां क्वेश्चन, ऊपर कैसे जा रहा है ये? 48वें का बी हो गया। 50वां क्वेश्चन, अरे भाई रुक जा। 50वां पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से उत्पन्न होता है? तो जो आपका पर्यावरण शब्द है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? एनवायरनमेंट, पर्यावरण शब्द। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अंग्रेजी, स्पेनिश, ग्रीक, फ्रेंच। तो पर्यावरण शब्द किसने पूछा है? तो पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण, फ्रेंच से हुआ है। 51वां क्वेश्चन, आधुनिक कृषि का दुष्परिणाम है जल प्रदूषण, जल भराव, मृदा अपघटन, डी ये सभी इसका होगा। 52वां सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जैविक सूचक है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का उसका जैविक सूचक कौन सा है? तो लाइकेन, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। 53वां निम्न में से कौन सा जलवायु कारक है? दाब है, तापमान है, आर्द्रता, ये सभी ऑप्शन। 53वां डी। ये देखो सरल क्वेश्चन पूछ लिए बीच में, आपको पास कराने के लिए एग्जामिनर कितने पेपर भी सरल बनाता है बीच में, पर आप पढ़ते नहीं हो यार, क्लासें लगाते नहीं हो। ये क्लासें लगा ली ना जिसने, बेड़ा पार है उसका, ये समझो। 54वें का पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुरता में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इसने पूछा है, तो बताओ इसका जवाब, कमेंट लिखो पहले। सौमंडलीय ओजोन है, जलवाष्प है, CO2 है, SO2 है। इसका CO2 होगा। अरे CO2 नहीं होगा, कमेंट में लिख रहे हो ना। 54वें का बी, जलवाष्प होगा। 54वें का बी होगा। 55वां समतापमंडलीय ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? 55वां सी, पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया था, जिसने क्लास लगाई है उसमें, डॉप्सन इकाई। 56वां
ब्लैक लंग नाम से जाने जाने वाली एक चिरकारी फेफड़ों की बीमारी, क्या बात है भाई, राइम बना दी इसने तो। जाने जाने वाली एक चिरकारी जो है कि फेफड़ों की बीमारी, जिसके कारण कोयले की खदान में काम करने वालों की आयु हो जाती है कम, कहलाती है वो क्या बीमारी। 56वें का होगा। मजाक कर रहा हूँ बच्चों, माफ़ कीजिएगा। आपका भी जो प्रेशर है एग्ज़ाम का, उसमें आप भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया करो अपने दोस्तों के साथ, कि जो ब्लैक लंग नाम से जाने वाली एक बीमारी है, फेफड़ों में लगती है ये बीमारी। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, ब्लैक लंग वाली कहाँ लगती है, फेफड़ों में लगती है। किसके कारण होती है, कोयले खदान में काम करते हैं उसके कारण होती है। तो उसकी आयु संभाव्यता में कमी क्या कहलाती है, क्या है, मिजोथेलियोमा, कोलर्म अस्थमा, प्रेग्सिव मैसिव फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनियस, ये होगा भाई न्यूमोकोनियस। ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुने खुद ने। 56वें का डी होगा, न्यूमोकोनियस। 57वां, एक आक्रामक विदेशी जलीय पादप जो अमेरिका से भारत में प्रदूषण की जांच हेतु लाया गया था, वह पादप एक खतरनाक खरपतवार में बदल गया, क्या है, पिस्टिया, एजिलोप्स, ओपनसिया, इकोर्निया, जलकुंभी, इकोर्निया, जलकुंभी। 57वें का डी। अब देखो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि इकोर्निया जो जलकुंभी है वो कहाँ से कहाँ लाएगी। तो इसमें कहाँ से कहाँ लाएगी, आप फिर बताते हो, कहते हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं। यार हम बताते हैं, दूसरे लोग नहीं बताते होंगे। इकोर्निया जलकुंभी है, अमेरिका से भारत में लाई गई थी। वो ऐसा पूछ सकता है, इकोर्निया भारत में किसकी जांच खातिर लाई थी, प्रदूषण की जांच हेतु लाई थी, परंतु वह तो खतरनाक खरपतवार में लगी। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं वो 4 क्वेश्चन राइट। आपको नहीं बताएंगे और कोई, औरों को क्या है, बस वो तो आगे आगे करके आपको बता देंगे, जल्दी जल्दी ऑप्शन राइट करवा देंगे और आप रटोगे। फिर रटने से नहीं होगा, समझो थोड़ा, रटने वाली चीज़ रटो और समझने वाली समझो। 98 दोनों का सामने से लेकर चलो। मोबाइल फोन द्वारा जनित इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में कौन सी धातु सर्वाधिक विद्यमान होती है, चांदी, रजत, पैलेडियम, स्वर्ण, कॉपर, तांबा। तांबा होता भाई, तांबे। 59वां, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रथम अध्यक्ष में पहला ऑप्शन थे का एक के गांगुली। यार कुछ डी भी दो, बच्चों को कन्फ्यूज करो। ये तो कितना एमजेएसयू आपके लिए अच्छा करती है कि बच्चों को पहला ऑप्शन ही दे दें, ताकि बच्चों का पढ़ा हुआ, बच्चा सोचा ये पढ़ा हुआ थोड़ा सा तो कर दें। 60वां, संक्रमिका क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति है, फोस्टर प्रजाति, मूल तत्व प्रजाति, स्थानीय प्रजाति, किनारा प्रजाति। किनारा प्रजाति है वो पाई जाती है संक्रमण क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में। विश्व की सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तंत्र है, कमेंट में कर दो। ये तो आपको मुझे पता सबको आता है, ये क्वेश्चन आपको सबको आता है। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तंत्र कौन सा है, पेंटानल है। ये तो यार आपको आएगा ही, 4 बच्चे हो आप दो। दक्षिण अमेरिका में। 62वां, जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना किसके द्वारा दी गई, कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो नॉर्मन म्यूर्स उसके द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट उसकी संकल्पना दी गई थी। 63वां क्वेश्चन, दजिगम राष्ट्रीय पार्क में किस मुख्य जीव प्रजाति को संरक्षण व निगरानी में रखा जाता है। तो दजिगम में पूछा ना, तो हंगूल या कश्मीरी स्टेक को रखा जाता है। 62वें का हो जाएगा सी और 63वें का भी हो जाएगा सी। 64वां, उष्णकटिबंधीय, यार क्या है निशाना जा, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, भोपाल में है, मिदानपुर में है, जबलपुर में है और जोधपुर में है। तो ऑप्शन को देखते ही राइट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो आपको रटे हुए होनी चाहिए कि ये चीज़ें रटने की होती है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जबलपुर में है। 64 का सी। 65वां, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है, नागोया प्रोटोकॉल संबंध है वो जैव विविधता से। ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, ऑप्शन मतलब पहले से ही बता दो। 66वां, वैश्विक तापन क्षमता की गणना के संदर्भ में किसे गैस के रूप में काम लिया जाता है। कि वैश्विक तापन क्षमता उसे किस
की गणना के लिए कौन सी गैस के रूप में किसे, मैं यार क्या बोल रहा हूँ, वैश्विक तापन क्षमता है ना करते हैं ना, तो उसमें गैस है ना वो कौन सी गैस होती है उसको काम में लिया जाता है। मीथेन को काम में लिया जाता है, ओजोन को काम में लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। हाँ, ओजोन को नहीं लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया जाता है, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन O3, बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको आपको काम में लिया जाता है। 66वें का हो जाएगा। इसने क्या पूछा है, रुको 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 बच्चों, वैश्विक तापन क्षमता, दोबारा से, वैश्विक तापन क्षमता की गणना के संदर्भ में किसे गैस के रूप में काम में लिया जाता है। यार कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लिया जाता है, CO2 काम में लिया जाता है। सॉरी बच्चों, वो पहले गलत बता दिया, क्वेश्चन गलत नहीं, पर सही तरीके से समझ में नहीं आया। 66 का हो जाएगा B। 67वां, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो चेन्नई में है। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र विद्यमान है, तो ऑप्शन के हिसाब से 10 होगा। 68वें का A। 69वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों में सदैव घटता है। निम्न से कौन सा खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला उत्पादक से उपभोक्ता प्रथम द्वितीय तृतीय अपघटक, ऐसे में तो वो ऊर्जा का 10% का नियम लिंडेमैन ने दिया था। इसे लिंडेमैन का नियम भी कहते हैं, मतलब 10% ऊर्जा है ना वो उसका नियम। तो 69वें का हो जाएगा B। 70वें का, भारत का टाइगर गेटवे, रटो, भारत का टाइगर गेटवे कौन सा है, नागपुर में। 70वें का A। बस अब तो 30 क्वेश्चन रही है। अर्थ आवर का संचालन किया जाता है, संचालन कौन करता है, किसके द्वारा करता है, तो उसका संचालन है वो अर्थ आवर फाउंडेशन, WWF, UNEP, यूनेस्को। तो उसका WWF के रूप में संचालित किया जाता है अर्थ आवर का। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो नहीं है। तो 72वें का हो जाएगा B। 73वां, साइबेरियन क्रेन एक नियमित आगंतुक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। 74वां, सबसे ज़्यादा संख्या में स्थानिक पादप प्रजातियां पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है भाई। 75वां, गहन पारिस्थितिकी है, गहन समुद्री पारिस्थितिकी, गुफा पारिस्थितिकी नहीं है, वन पारिस्थितिकी नहीं है, अपने लिए प्रकृति की रक्षा करना वह ही गहन पारिस्थितिकी है। कौन से पारिस्थितिक तंत्र में संख्या के पिरामिड मध्य में चौड़े होते हैं, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र उसमें संख्या के जो पिरामिड होते हैं, संख्या, ये देखो संख्या के पिरामिड मध्य में चौड़ा होता है, तो घास स्थल होगा इसका। 77वां, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, तो वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो कणिका तत्व है, CO है, H2SO4 नहीं है, NOx है। तो इस मतलब ये तो वायु प्रदूषक है और नहीं है H2SO4, परंतु क्वेश्चन में पूछा है नहीं, तो 77वें का हो जाएगा C, ऑप्शन इज करेक्ट। 78वां, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन, तो कोयला होगा, ये सब गैर नवीकरणीय है ये सब। 78वां B। 77वें का हो जाएगा C। और 79वां, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है नारा किसके द्वारा दिया गया, क्या पारिस्थितिकी है वो स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों। गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो गंगा कार्य योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। रटो इस क्वेश्चन को। प्रथम पर्यावरणीय कानून का अधिनियम भारत में कब हुआ, तो प्रथम पर्यावरणीय कानून उसका अधिनियम भारत में कब हुआ था, तो 21वें क्वेश्चन का D ऑप्शन इज करेक्ट, 1972। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विश्व जैव विविधता दिवस है वह कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है बच्चों, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। OTEC किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब OTEC है उसकी हमको फुल फॉर्म है वो बतानी है। तेल ताप ऊर्जा परिवर्तन नहीं, तेल तापीय नहीं, समुद्र नहीं,
समुद्री तापीय ऊर्जा परिवर्तन है वो OTC की फुल फॉर्म है। OTC की फुल फॉर्म समुद्री तापीय ऊर्जा परिवर्तन। 83वें का डी हो जाएगा। रटा दूंगा क्वेश्चन, इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपको कुछ चीज़ें मतलब ऐसे लग रहा होगी कि मतलब कई चीज़ें होती है मतलब पढ़ाते हैं तो थोड़े से शब्द है वो मतलब कहते हैं ना अपनी अपनी भाषा में जबान फिसल जाना, मतलब संस्कृत की जगह कुछ और पढ़ देना, तो उस चीज़ के लिए खेद है, माफ़ करना। और क्वेश्चन और कोई भी आपके लिए कुछ हो कि सर इस तरीके से कर दो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हो, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और आपके सुझाव को दिल से स्वीकार किया जाएगा और उस पर अमल करने का भी प्रयास किया जाएगा। 84वां, संपोषण किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की अधिकता, फास्फोरस की अधिकता, सी दोनों है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की अधिकता के कारण होता है। बिहार में किस नदी का बात रहती है? बिहार में कौन सी नदी? कोसी। कोसी मोसी सागा हो हमारी लड़ाई याद करने की बताऊं तना ट्रिक है भाई। का मोसी सागा हो हमारी लड़ाई याद करने की ट्रिक बताऊं तने मैं भाई। क्योंकि लड़ाई हुआ जब आवे बाढ़ कहीं आगे कौन बोल उसको कहीं बाढ़ आवे, गालियाँ नहीं, गालियाँ गुड़ियाँ नहीं, बाढ़ थप ना था घर का सा कदी होगी थपड़ाएंगे भी अजय। तो कोसी नदी की हुआ बा बाढ़ आवे, मोसी सागर लड़ाई हुआ है तो बाढ़ आवे यूँ करके कोसी याद रख लो मत, मेरी तो याद रखी है भाई, थाना बता दी 85 हुए। 86वां, मीना माटा रोग होता है। क्या जो मीना माटा रोग को इसके द्वारा होता है? पारा के द्वारा होता है। पारा हाई हो जाता है भाई, पारा मतलब तत्व है उसके द्वारा होता है मीना माटा रोग, अधिकता है काम। 87वां, सी समताप मंडल की मोटाई वायुमंडल में कितनी है? क्या सी सप्ताह मंडल की मोटाई है वो वायुमंडल में कितनी है? तो सी ऑप्शन 50 रट्टा होना चाहिए। समताप मंडल 50 जो आपकी पड़ती है ना उनमें से एक का नाम है समताप मंडल, उसकी मोटाई मतलब वो कहाँ जाकर मोटाई है वो वायुमंडल में कितनी है वो पूछा आपको 50। लगभग 40 या फिर 41 मिनट की हमारी क्लास हो गई है। अवसादी प्रकार का चक्कर कौन सा है? 88वां, बी। क्या अवसादी प्रकार का चक्कर है वो कौन सा है? सल्फर होगा। अवसादी का रुको एक सेकंड बच्चों, इस क्वेश्चन को मुझे देखने दो। अवसादी प्रकार का चक्कर कौन सा है? जल नहीं होगा, कार्बन नहीं है, हाँ बी होगा, 88वें का बी होगा, सही है। 19वां मतलब ऐसा नहीं, अगर मुझे ये लगता है ना क्या कभी कभी क्वेश्चन अपने मैं कह रहा हूँ कई क्वेश्चन मैंने भी रटे हुए हैं, रटे हुए जैसे हमने जब पेपर दिया तो रट जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आप क्या समझोगे कि जो गंगा संरक्षण अधिनियम है वो कब शुरू हुआ, पर्यावरण अधिनियम पहला कब पारित हुआ, कौन सी नदी के कारण बाढ़ आती है, मतलब इसको समझो क्या, या तो इसको रटो या फिर ट्रिक बना कर रट दो। तो उस प्रकार से सल्फर। 79वां क्वेश्चन, 89वां क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के समय शोर का स्तर कौन सा? अब इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, 80 डेसिबल, 90 डेसिबल, 110 डेसिबल, 120। तो एयरक्राफ्ट होता है यार वो तो कानों की मतलब फाड़ देता है झिल्लियाँ पर्दे, डी 120 dB। 89वें का डी हो जाएगा और 88वें का बी हो जाएगा। 90। अंतिम 10 क्वेश्चन, अंतिम आपके लिए 10 क्वेश्चन। और अभी तक मैंने आपको वीडियो को लाइक शेयर चैनल को वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब के बारे में नहीं किया। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल 17 तारीख के जो पेपर होगा आपका 17 फरवरी, उसकी आंसर की आपको सबसे पहले आएगी। और आपको लगे कि नहीं इस बंदे ने क्वेश्चन कराए हैं वो समझाए हैं और अच्छे तरीके से कराए हैं, इसने मेहनत की है, तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को भेज देना। और आप ऐसा मत सोचा करो कि हम दोस्त को नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ देगा तो वो उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, शिक्षा आप जितनी बांटोगे वो इतनी ही बढ़ेगी, उतनी ये सरस्वती माता की आपके ऊपर कृपा होगी। हाँ तो क्या था? राजस्थान की पारस्परिक जल संग्रहण प्रणाली, यार ये तो सब बताते हुए सांझा कुआ, टांका, खादीन, ये सभी ऑप्शन डी होगा इसका। तो क्या बताना आपको? इताई इताई इताई, इसे इताई इताई भी कहते हैं और कभी कभी इसे इटाई 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 भी लिखा आता है, तो ये दोनों एक ही अलग मत समझ लेना, इताई इताई और इटाई इटाई। रोग वह किसके कारण होता है? तो यह होता है कैडमियम के कारण, ऑप्शन पहला ए। सिल्वीकल्चर द्वारा किसका प्रबंधन किया जाता है? पहाड़ का प्रबंधन किया जाता है, वन का किया जाता है बच्चों, पहाड़ का नहीं किया जाता है। सिल्वीकल्चर द्वारा वन का प्रबंधन किया जाता है। 93वां क्या है? सुपरबग है, सुपरबग है। सुपरबग क्या है? सुपरबग है वो एक जीवाणु है। क्या बच्चे क्या करते हैं? बग दो भाई, सुपरबग दिख रहा है
बग कर देते हैं। यार ये नहीं होगा, सुपर बग एक जीवाणु है, जीवाणु। 94, पेयजल में फ्लोराइड की अनुमेय सांद्रता है कि जो पेयजल उसमें फ्लोराइड की अनुमेय सांद्रता कौन सी है? 1.5 मिग्रा अपॉन लीटर। 95, वर्ध शहरों की जनसंख्या ... से ज़्यादा होती है कि वर्ध शहरों की जनसंख्या वो किससे ज़्यादा होती है? तो 95 10 लाख से ज़्यादा होती है। सीमेंट संयंत्र व चूने की खानों में काम करने वाले व्यक्ति कौन से रोग के प्रति ज़्यादा उन्मुख होते हैं? कि सीमेंट संयंत्र व चूने की खानों में जो काम करते हैं व्यक्ति वो कौन से रोग के प्रति ज़्यादा उन्मुख होते हैं? ये तो इसका होगा नहीं। अब इसमें आप कन्फ्यूज होंगे, फ्लोरोसिस या फ्लोराइड के कारण होता है, तो 96 का सी हो जाएगा, सिलिकोसिस। नीचे कर लेते हैं थोड़ा। उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है भस्मीकरण द्वारा, कंपोस्टेज द्वारा, खुले में फेंकना, बंद कंटेनर में डंपिंग द्वारा। बंद कंटेनर में डंपिंग द्वारा किया जाता है भाई। 98, गर्म द्वीप है, ज्वालामुखी है, परमाणु संयंत्र है, नगरीय क्षेत्र में उच्च तापमान के स्थल है, इनमें से कोई नहीं। ये क्यों होगा? ये क्यों होगा? ये क्यों होगा? गर्म द्वीप क्या है? नगरीय क्षेत्र में उच्च तापमान के स्थल है। आ गया भाई आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दोनों को साथ ले लेते हैं एक साथ। सतत विकास पर बर्टलैंड प्रतिवेदन का शीर्षक था। सतत विकास पर जो बर्टलैंड प्रतिवेदन था उसका शीर्षक कौन सा था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये होने चाहिए रट्टे हुए क्वेश्चन। 99 का ए। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं, लोड़ता मानसून। लोड़ता भूमि सागरीय नहीं होगा, और ये तो होगा नहीं। लोड़ता मानसून है वो ऑप्शन में दृष्टि से सही होगा, और इसका होगा 100वें का बी। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और आपको लगा होगा कि इसने बंदे ने जो कराया वो सही है, तो कृपया कमेंट में थैंक्स, एंड अगर कुछ क्वेश्चन गलती से गलत बता दिया गया तो वो आप बता देना, एंड वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी वाला बटन भी दबा देना, क्योंकि कल आएगी 12 तारीख को। 12 इसका करते हैं कलर 12 फरवरी 2026 का जो आपका एनवायरमेंटल का पेपर होगा जो मैंने आज कराए हैं, उसकी आंसर की सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा ऑथेंटिक डाली जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।